हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, नांदेड़ महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। बच्चों की प्रैक्टिस के अलावा मैं चाइल्ड साइकोलॉजी और टीनेजर्स पे भी काफ़ी काम करता हूँ। हमने अलग अलग लेक्चर सीरीज़ बनाई है जिसमें एलर्जिक बच्चों के प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं और उसके प्रिवेंशन पे आपको साथ चर्चा करते हैं ताकि आपका बच्चा वापस से बीमार ना पड़े। तो इस बार रिपीटेड कफ एंड कोल्ड इस बीमारी के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं एलर्जी। तो व्हाट इज़ एन एलर्जिक डिसऑर्डर? इट इज़ अ कंडीशन इन विच आपकी इम्यून सिस्टम कोई चीज़ को रिएक्ट करती है और आपके बॉडी में रिएक्शन आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एलर्जिक डिसऑर्डर इज़ द मोस्ट कॉमन कंडीशन इन पीडियाट्रिक प्रैक्टिस। हमारे पास जो बच्चे ज़्यादा बीमार होकर आते हैं उसमें एलर्जिक सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अलग अलग प्रकार की एलर्जी होती है, उसमें आइज़ की एलर्जी, नाक से लेके फेफड़े की जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम एलर्जी कहते हैं, उसके अलावा स्किन की एलर्जी और डाइजेस्टिव सिस्टम पेट की एलर्जी कॉमन देखी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं एलर्जी में? इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा। इट कैन अफेक्ट सेवरल पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा। इट कैन अपेयर सडनली, या कभी कभी सिम्टम परसिस्टेंट रहते हैं। 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक भी सिम्टम परसिस्टेंट रह सकते हैं। सिम्टम्स कैन बी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। कभी कभी सिम्टम्स इतने सीवियर होते हैं इट कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन चिल्ड्रन। तो एलर्जिक डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये क्वेश्चन हमसे हर पेरेंट्स पूछते हैं। यस, इट कैन बी जेनेटिक डिसऑर्डर। ऑलमोस्ट 80% केसेस में जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, 20% न्यू केसेस होते हैं। इंसिडेंस ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो लोगों को भरोसा ही नहीं आता है। जैसे एलर्जिक राइनाइटिस, नाक की सर्दी हर छठे बच्चे को होती है। एलर्जिक कफ, अस्थमा या एलर्जिक कफ हर 8वें बच्चे को होती है। आंखों की एलर्जी हर 8वें बच्चे को होती है। स्किन की एलर्जी हर 13वें बच्चे को होती है। और डाइजेस्टिव एलर्जी, फूड एलर्जी हर 15वें बच्चे को होती है। जबकि हमारे देश में फूड एलर्जी पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि रेस्पिरेटरी ट्रैक और आंखों की एलर्जी ज़्यादा होती है। एलर्जी रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम में कहाँ हो सकती है? नाक की एलर्जी को हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं और यही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ब्रोंकल अस्थमा, जब हमारी कफ हो जाता है या एलर्जी फेफड़ों में जाती है उसको ब्रोंकल अस्थमा कहते हैं। और जब बीच के हिस्से में रहती है उसे हम टॉन्सिलाइटिस या फारिंजाइटिस कहते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या है? स्नीजिंग, छींकें बहुत आती है। इसके अलावा नाक में से पानी आ सकता है, कभी कभी बच्चों की नाक बंद हो जाती है, गले में खराश होती है, आंखें लाल हो सकती है, कभी कभी कुछ बच्चों का सर दुखता है और उससे हम डायग्नोज करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। और कुछ कुछ बच्चों का कंटिन्यू कान दुखते हैं या कान फूट भी सकते हैं, उसे हम कहते हैं ईयर एक। डायग्नोसिस कैसा होता है? जैसे मैं हर सीरीज़ में कहता हूँ कि मैक्सिमम जो क्रोनिक प्रॉब्लम होते हैं बच्चों में उसमें काफ़ी कम टेस्ट करना होता है, तो इसमें भी टेस्ट करने की ज़्यादातर जरूरत नहीं थी। डायग्नोसिस मेडिकल हिस्ट्री या एग्जामिनेशन से हम कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ टेस्ट करना होता है क्योंकि कोई डायग्नोसिस को प्रूव करना होता है या कोई दूसरी बीमारी अगर डॉक्टर साथ में सोचता है तो उसे रूल आउट करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ सकती है। ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, जैसे मैंने कहा कि हमारा पूरा फोकस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर के पास जाकर ही लेना पड़ेगा, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के बारे में आपसे यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट 3 पिलर पे टिके हैं। प्रिवेंशन ऑफ ट्रिगर्स, मुझे आपको आगे बताऊंगा। ड्रग्स होते हैं, कुछ स्पेशल मेडिसिन होते हैं जिससे हम इस बीमारी को बचा सकते हैं। और आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी रही तो आप कम बीमार पड़ेंगे, इसलिए इम्यूनिटी कैसा बनाना है इस बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ट्रिगर्स इन एलर्जिक राइनाइटिस। ट्रिगर मतलब कोई भी सब्सटेंस या कोई भी कंपाउंड या कोई भी कंडीशन जिससे आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन आती है, हम उसे ट्रिगर कहते हैं। और ट्रिगर बहुत सारे होते हैं बच्चों में जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन 2 चीज़ आपको समझना है कि मुझे डस्ट की एलर्जी है तो किसी को पोलन की हो सकती है, किसी को एनिमल की हो सकती है। हर इंसान को एलर्जी अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा एक इंसान को 2 या 3 चीज़ों से भी एलर्जी हो सकती है, जैसे मतलब डस्ट की भी हो सकती है, जानवरों की भी हो सकती है, काकरोच की भी हो सकती है। तो हर इंसान को 1 या 2, 3 या चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। अगर मेरे पेरेंट्स को डस्ट की एलर्जी है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी डस्ट की एलर्जी रहेगी, मुझे कोई दूसरी चीज़ की भी एलर्जी हो सकती है। इसलिए ट्रिगर के पॉइंट्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने बच्चों को इस ट्रिगर से बचा सकें। तो सबसे पहला ट्रिगर होता है सीजनल ट्रिगर। जनरली आप देखे होंगे कि सर्दी खांसी की बीमारी बारिश और ठंडी में ज़्यादा देखी जाती है, जिसे हम सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। इसमें 4 इंपॉर्टेंट कॉजेज होते हैं: कोल्ड एंड फ्लू वायरसेस, ठंडी हवा, पोलन्स एंड सडन चेंज इन टेम्परेचर। तो हम एक एक से आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्लू वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लू वायरस आर यूजुअली मेनली सीन इन विंटर, लेकिन फ्लू वायरस पूरे साल भर भी दिखते हैं, लेकिन विंटर में ज़्यादा दिखते हैं। अभी जो कोरोना वायरस आया है ये भी इट्स ए टाइप ऑफ फ्लू वायरस। एलर्जिक सिम्टम्स आर वर्सन बाय फ्लू वायरसेस। कभी कभी फ्लू वायरस से निमोनिया हो सकता है और कभी कभी फ्लू वायरस से आपकी जान भी जा सकती है। तो
तो प्रिवेंटिव कैसा करना है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, लेकिन मैं कुछ यहाँ बता रहा हूँ। फ्लू वैक्सीन सबसे अच्छा प्रिवेंशन है। हो सकता है कि कुछ दिनों में कोरोना वैक्सीन भी आ जाए, तो फ्लू वैक्सीन सबसे बेस्ट प्रिवेंशन है। इसके अलावा जिस बच्चे को इस बीमारी से परेशानी है, आप देखते हैं कि आपका बच्चा किसी दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा है या क्लास में बैठा है जिसको सर्दी खांसी है, तो उससे दूर रखिए। जब भी आपका बच्चा बाहर जाए और आपको एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो उसका चेहरा जरूर कवर कीजिए। इसके अलावा घर में आने के बाद उसके हैंड वॉश कीजिए और उसको एंकरेज कीजिए कि वो स्कूल में भी घड़ी घड़ी हैंड वॉश कर सके, और उसको आदत डालिए कि वो अपने नाक, आँख और कान को हाथ से टच ना करे जब तक वो अच्छे से हाथ ना धो ले। तो फ्लू वैक्सीन के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा कि फ्लू वैक्सीन सबसे अच्छा तरीका है। इट प्रिवेंट द मोस्ट कॉमन फ्लू इन्फेक्शन। यह हर साल एक बार ले सकते हैं। 6 महीने की उम्र के बाद हम इसको चालू कर सकते हैं और उसके बाद हर साल ले सकते हैं। जब तक आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है तब तक तो मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि हर पेरेंट ने अपने बच्चों को फ्लू वैक्सीन लेना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मिनिमम है। मैंने अभी तक हज़ारों वैक्सीन दी है, आज तक कोई साइड इफ़ेक्ट देखा नहीं हो। हाँ, बुक्स में लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मिनिमम है। और बहुत सारे वैक्सीन एलर्जिक राइनाइटिस में काम आते हैं, जो मैं आपको साथ आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीन है फ्लू वैक्सीन। दूसरा कारण है पोलन्स। पोलन्स आर बेसिकली क्या होता है कि छोटे छोटे येलोइश पार्टिकल होते हैं जो बारिश और ठंडी में, पर्टिकुलर ठंडी में ज़्यादा देखे जाते हैं, एंड इट इज़ मोस्टली सीन इन अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग। और ये पोलन्स हवा में जाते हैं। कभी कभी कोई बर्ड्स लेके जा सकता है, कोई हवा लेके जा सकती है, कोई इंसेक्ट्स या कोई अदर एनिमल से भी एक जगह से दूसरी जगह पोलन्स जाते हैं। पोलन्स को हम मराठी में परागकण बोलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ पोलन इन एलर्जिक राइनाइटिस। जब भी आपको लगा कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, पर्टिकुलरली बारिश के दिनों में या ठंडी के दिनों में, तो आप घर में रुकिए। इफ पॉसिबल सवेरे और शाम को घर के बाहर नहीं निकलिए। अगर आपको जाना ही पड़ रहा है तो चेहरे को कवर कीजिए। और जब हवा बहुत चल रही है तो घर के दरवाजे आपको बंद करना चाहिए। और आपके कपड़े जब बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो ऊपर मत सुखाइए, क्योंकि उसके हवा में पोलन्स आके आपके कपड़े को लग जाएंगे, उससे एलर्जिक सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। हाँ, मैं कहूँगा कि कपड़े धूप में ही सुखाना चाहिए जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, लेकिन जब हवा चल रही है तब नहीं सुखाना चाहिए। इसके अलावा आपको लगता है कि आप बहुत हवा में जाके आए, चेहरा कवर करके गए, तो भी हवा में जाके आए तो आके नहा लीजिए और शैम्पू से आप नहा सकते और पूरे शरीर से नहा सकते, तो जो भी आपके शरीर में पोलन्स है वो बाहर निकल जाएंगे। इफेक्ट ऑफ कोल्ड एयर से भी आपको एलर्जिक हो सकती है। बिकॉज कोल्ड एयर से क्या होता है कि आपके जो म्यूक्यूज़ है नाक का, गले का, वो ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने की वजह से क्या होता है, एलर्जिक सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोल्ड एलर्जी, ठंडी के दिनों में कोल्ड हवा से आपके घर में जो डस्ट है, जो मोल्ड है और जो पेट डेंजर्स है, उसका भी प्रमाण काफ़ी बढ़ जाता है। उससे भी एलर्जी होती है, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो कोल्ड से बचने के लिए क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ठंडे कपड़े पहनिए। ठंडी के दिनों में ठंडे कपड़े पहनना चाहिए। फिर से मैं कहूँगा चेहरा और नाक कवर कीजिए। ज़्यादा पानी पीजिए ताकि आपको जो म्यूकोसा ड्राई हुआ वो ड्राई ना हो। और घर में वैक्यूम क्लीन से जो भी आपके एलर्जेंस है, इंडोर एलर्जेंस है, उसको हम वैक्यूम से क्लीन करना चाहिए, जो आगे और हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सीजनल राइनाइटिस में चेंज इन टेम्परेचर। जब सडनली अपना एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे कभी अचानक गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी से अचानक बारिश आ जाती है, कभी अचानक ठंडी हो जाती है, कभी कभी बिजली बहुत चमकती है, तब इस तरह के प्रॉब्लम में भी एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स ज़्यादा दिखते हैं। और जो बच्चे माउथ ब्रीदिंग करते हैं, जो नाक से सांस नहीं लेते, वही बच्चों में इस तरह के प्रॉब्लम ज़्यादा देखे जाते हैं। तो हमें करना क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट, कीप योर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर। मतलब अगर गर्मी है तो सादा रखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एसी भी वापर सकते, ठंडी है तो 2 ड्रेस पहना दीजिए, बहुत ज़्यादा ठंडी है तो स्वेटर पहनाइए। ज़्यादातर हमारे देश में ऐसा मान्यता है, जिनको सर्दी खांसी का प्रॉब्लम ज़्यादा है, हम उसको हरदम गर्म रखते, नॉट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये बच्चे मैंने जैसे कहा कि माउथ ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, तो कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा नाक से सांस ले। डस्ट एलर्जी इज़ द मोस्ट कॉमन एलर्जी इन अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा डस्ट एलर्जी ही देखी जाती है। डस्ट इज़ फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ज़्यादातर डस्ट जहाँ मेन सिटी अर्बन एरिया में ज़्यादा देखी जाती है। और घर में डस्ट सोफ़ा के नीचे, पिलो के नीचे, मैट्रेसेस के नीचे, कारपेट के नीचे, कर्टन्स के पीछे, और इसका अलावा बेडिंग और छत पे, रूफ पे भी देखी जाती है। एंड जनरली डस्ट कहाँ देखी जाती है? जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट है। तो हमें डस्ट एलर्जी से बचना कैसा है? सबसे इंपॉर्टेंट, घर आपका डस्ट एरिया में नहीं रहना चाहिए, जैसे हाईवे पे, मार्केट प्लेस में नहीं रहना चाहिए। और आपके ब्लैंकेट्स, बेडिंग्स, पिलो कवर्स, कर्टन्स गर्म कपड़े में, गर्म पानी में हफ्ते में 1 बार धोना चाहिए।
विच इज़ प्रैक्टिकली मुझे लगता है काफ़ी इम्पॉसिबल है। अगर आप कर सकते तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आप आजकल के मैट्रेसेस और आपको पिलो कवर्स ऐसे मिल रहे जो नॉन एलर्जेंस होते हैं, आप उसको वापर सकते हैं। घर में कारपेट और सोफ़ा का वापर मत कीजिए, इससे डस्ट के प्रमाण कम हो सकता है। और इसके अलावा जो आपके कर्टन्स है उसको कपड़े के बजाय आप सिंथेटिक मटेरियल से बनाइए, तो इससे डस्ट आपके घर में कम होगा। इसके अलावा डस्ट घर में साफ़ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जब डस्ट आप साफ़ करें तो आपको बच्चे को घर के बाहर भेजना चाहिए, उस रूम के बाहर भेजना चाहिए। और डस्ट को साफ़ कैसा करना चाहिए? गीले कपड़े से डम मॉप लेके उसको पोंछिए ताकि डस्ट उड़ ना सके। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है? वैक्यूम क्लीनर। अगर आप वैक्यूम क्लीनर खरीद सकते हैं तो डस्ट एलर्जी के प्रॉब्लम डेफिनेटली काफ़ी कम होंगे। अगर आपका बच्चा घर के बाहर नहीं जा सकता, किसी कारणवश डस्ट साफ़ सफाई करते हैं, तो उसको चेहरे पे मास्क पहना दीजिए। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको भी एलर्जी का प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे मैंने कहा फैमिली डिसऑर्डर होता है, तो घर में ऐसे लोगों से साफ़ सफाई कीजिए जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम कम हो, और घर में ह्यूमिडिटी कम से कम 50% के नीचे रखे, इसके वजह से आपका डस्ट घर में कम होगा। दूसरा प्रॉब्लम, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है ग्रेन डस्ट, जो हमारे खेतों के आसपास या घर में ग्रेन से जो डस्ट पैदा होती है, उससे घर में एलर्जी या घर के बाहर एलर्जी हो सकती है। तो बाहर की एलर्जी में जब हम खेतों में अनाज को काटते हैं, जब हम उसको सुखाते हैं या उसको कुछ प्रोसेस करते हैं, या जब हम उसको ट्रक पे लोड करते हैं या अनलोड करते हैं, उस खेतों के आजू बाजू डस्ट एलर्जी, ग्रेन डस्ट एलर्जी होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। घर में जब हम ग्रेन को क्लीन करते हैं, जैसे गेहूँ चावल, जब हम उसको साफ़ करते हैं तब डस्ट उड़ने के चांसेस होते हैं। ग्राइंडिंग मतलब गेहूँ को पीसना या ज्वारी को पीसना, आजकल वो कम होता है, फिर भी अगर आप घर पे करते हैं तो इससे भी डस्ट एलर्जी हो सकती है। और जब हम इसको मिक्स करते हैं, जैसे गेहूँ का आटे से आटा बनाने की कोशिश करते हैं, तब भी डस्ट एलर्जी घर में होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ ग्रेन डस्ट एलर्जी कैसा करना चाहिए? सबसे बेस्ट, अगर आप खेतों में काम करते हैं तो ऐसे फील्ड में काम मत कीजिए। जहाँ तक घर के ग्रेन डस्ट एलर्जी का सवाल है, पैक आइटम्स यूज़ करना शुरू कर दीजिए इंस्टेड ऑफ क्लीनिंग द ग्रेन्स। अगर आपके घर में डस्ट एलर्जी है, जैसे आप आटा ला सकते हैं, हर चीज़ आजकल पैक आइटम मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको घर पे ग्रेन यूज़ करना ही है, जैसे हमारे घर में हमारे फैमिली की इच्छा होती है कि पैक आटा की जगह ग्रेन ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, तो उसको आप छत पे क्लीन कर सकते हैं या बालकनी में क्लीन कर सकते हैं। और उस वक्त बच्चे को घर से बाहर या उस एरिया से आप बाहर रखिए। और जब भी आप क्लीन कर रहे हैं तो आप मास्क खुद पहन सकते हैं, इसके से आपको ग्रेन डस्ट एलर्जी के प्रॉब्लम काफ़ी कम होंगे। नेक्स्ट कारण एलर्जी जिसमें देखी जाती है मोल्ड मतलब भूसी, मराठी में उसे भूसी कहते हैं। जो हरा हरा, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, जो हरा हरा दिख रहा है, जहाँ पानी ज़्यादा होती है, जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है, जहाँ एयर वेंटिलेशन कम होता है, वहाँ पे ज़्यादा देखे जाते हैं मोल्ड। तो इसकी जैसे किचन एरिया है, बाथरूम है, कूलर के नीचे है या कूलर के पानी में जमा होता है, एसी के पीछे साइड हो सकता है, जहाँ सीलिंग है, स्टोरेज रूम जहाँ पे हम काफ़ी कम ओपन करते, या बेसमेंट जहाँ हम कम जाते, या जहाँ पे कपड़े धोते, लॉन्ड्री एरिया, वहाँ पे मोल्ड काफ़ी देखा जाता है। तो हमें मोल्ड एलर्जी को बचाना कैसा? अगर बाहर की मोल्ड एलर्जी, घर के बाहर आपको भूसी या हरा हरा बहुत दिख रहा है, तो जब भी उस एरिया से जा रहे तो वहाँ पे आपको चेहरा कवर करना है। इसके अलावा वो एरिया जाना आप टालें तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। घर की मोल्ड एलर्जी करने के लिए क्या करना चाहिए? बाथरूम के लिए एग्जॉस्ट फैन वापरिए, और एग्जॉस्ट फैन वापरिए। इसके अलावा बाथरूम में क्या होता है कि जब हम साबुन रखते हैं तो साबुन का कुछ हिस्सा टाइल्स पे चिपक जाता है और उससे मोल्ड बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं। इसलिए एवरी 15 डेज बाथरूम को क्लीन कीजिए, जिसकी वजह से वो मोल्ड जमा ना हो सके। और जहाँ भी लीकेज है, जैसे मैंने कहा कि पानी जहाँ है वहाँ भूसी या मोल्ड हो सकती है, इसलिए जहाँ भी लीकेजेस है वो लीकेजेस को आपको बंद करना है। किचन में क्या करना है? फिर से एग्जॉस्ट फैन वापरना है। जहाँ पे आप खाना गंदा कचरा जमा करते, वो कचरा तो हम बाहर फेंक देते, लेकिन कचरे के डब्बे को हम कभी साफ़ नहीं करते, उसको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। रेफ्रिजरेटर को हफ्ते में एक बार क्लीन करना चाहिए। बहुत सारे लेडीज़ को खाना बचाने खाने को जमा करने की आदत होती है। अगर वो खाना बच रहा है और आप नहीं वापर रहे तो किसी को दे दीजिए, या और ख़राब हो चुका है तो उसको फेंक दीजिए। इसके अलावा जहाँ भी लीकेजेस है किचन में, वो भी आपको रिपेयर करना है। लॉन्ड्री एरिया में कपड़ों को धूप में सुखाइए, क्लोज बालकनी में मत सुखाइए। टेरेस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर ड्राइंग द क्लोथ्स। इसके अलावा लॉन्ड्री एरिया में गुड एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, इसका आपका ध्यान देना है। और जो भी लीकेज है उसको भी बंद करना है, और वॉशिंग मशीन को भी आपको रेगुलर क्लीन करना है। बेडरूम की एलर्जी मोल्ड कम करने के लिए, बेडरूम में जनरली मोल्ड कम होता है, फिर भी एयर कंडीशनर वापरिए और एयर सर्कुलेशन को बढ़ाइए। घर में एयर सर्कुलेशन बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके घर एनवायरनमेंट में हवा नहीं चल रही है तो आप घर के सब खिड़की दरवाजे खोलिए ताकि घर का एयर सर्कुलेशन बढ़ सके। इसके अलावा अगर घर में ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ रही है
तो एयर कंडीशनर वापरिए या ह्यूमिडिफायर वापरिए, जिसकी वजह से आपका 50% ह्यूमिडिटी कम होगी। इसके अलावा बेसमेंट में आपको क्या करना है, जहाँ भी लीकेज जैसे बेसमेंट में उसको आपको रिपेयर करना है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर, वहाँ पे जो पड़े वाले पत्ते गंदगी उसको साफ़ करना है और डेड वेजिटेशन को भी साफ़ करना है, ताकि वहाँ मोल्ड या भुरसी तैयार ना हो सके। और इसके अलावा क्या करना है, घर में जहाँ भी छत पे लीकेजेस है वो लीकेजेस को आपको रिपेयर करना है। जहाँ तक हो सके रबर प्लास्टिक दोनों मत वापरिए। अगर वापरना ही है तो अगर आपको मोल्ड की एलर्जी है तो प्लास्टिक वापर सकते हैं। गटर, जो आपके घर के आसपास से गटर है, वहाँ पे बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जमा होकर गटर का फ्लो स्लो हो जाता है, तो आपको घड़ी घड़ी क्लीन करना ताकि गटर का फ्लो कंटिन्यू रहे और वहाँ पे आपके भूसी तैयार ना हो। इसके अलावा ओल्ड बुक्स, न्यूज़पेपर, क्लोथ्स, बेडिंग अगर आप यूज़ नहीं करें, घर में ऐसे ही पड़े, तो वहाँ भी भूसी पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए उसको या तो बेच दीजिए, या तो किसी को दे दीजिए, या तो फेंक दीजिए। एलर्जी ड्यू टू पेट एनिमल्स, पेट एनिमल्स भी वन ऑफ द रीज़न फॉर एलर्जी होता है, कॉमन ट्रिगर है। अगर जैसे किसी इंसान को कुत्ते की एलर्जी हो सकती है, डॉग की, किसी को कैट की हो सकती है, लेकिन कुछ इंसानों को अलग अलग प्रकार के जानवरों की भी हो सकती है। एलर्जी कहाँ से होती है, उनके जो सलाइवा होता है, उनकी जो पेशाब या संडास होती है, या उनके स्किन के जो टुकड़े गिरते हैं, या उनके जो हेयर गिरते, उसके वजह से एलर्जी होती है। जनरली एलर्जी इन्हेलेशन से हो सकती है या कॉन्टैक्ट टच करने से भी हो सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, मेरे लिए एक ही ट्रीटमेंट है। आपको अगर पेट एलर्जी है तो प्लीज़ एनिमल्स, पेट्स को अपने घर पे मत रखिए। लेकिन आप पेट्स रखना ही चाहते तो ये मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसको वैक्यूम से क्लीन कीजिए, उसके हेयर रिमूवल को क्लीन कीजिए, शैम्पू से उसको नहलाइए और उसको बेडरूम में कम से कम आपके आने दीजिए। एलर्जिक राइनाइटिस ड्यू टू कॉकरोचेस भी दुनिया में बहुत देखे जाते हैं, पर्टिकुलरली अर्बन सिटीज़ में। हर दुनिया के हर पार्ट में कॉकरोचेस देखे जाते हैं, पर्टिकुलरली अर्बन सिटी में। और इनको भी हॉट एनवायरनमेंट में ज़्यादा वो पैदा होते हैं। इनके बॉडी पार्ट्स, इनके सलाइवा, उनके वेस्टेज जैसे यूरिन, स्टूल, इससे हमें एलर्जी होती है। कभी कभी डेड कॉकरोच भी पड़ा है आपके घर में, उससे भी हमें एलर्जी हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ कॉकरोच एलर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके फूड आपको टाइट रखना है। अगर फूड को आप खुला रखते हैं तो कॉकरोच उसमें जाके बैठेंगे और वहाँ कॉकरोच ज़्यादा पैदा होते हैं। इसके अलावा आपके जो खाना है, डर्टी प्लेट्स होते हैं, उसको इमीडिएटली क्लीन कीजिए। डर्टी प्लेट्स को आप लॉन्ड्री एरिया में उसी रख देते, वहाँ भी कॉकरोचेस काफ़ी पैदा होते। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ भी लीकेजेस है, जहाँ भी आपको लगता है आपकी पाइप फूटी है या जहाँ से आपका ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है, वहाँ अगर आपका पाइप फूटा है तो उसको इमीडिएटली रिपेयर कीजिए, नहीं तो वहाँ से कॉकरोचेस काफ़ी आते हैं। वहाँ पे आप कॉकरोच ट्रैप भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर में कॉकरोच दिखते हैं तो उसको किसी भी तरीके से मार सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है स्प्रे यूज़ कीजिए और उसको मारिए। एलर्जी टू एयर पोल्यूशन, अगेन दिस फैक्टर इज इंक्रीजिंग लास्ट 30 ईयर्स। एयर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है, जो भी एयर का नेचुरल पार्ट नहीं है उससे हमें एलर्जी हो सकती है। एयर एलर्जी सिर्फ आउटडोर नहीं होती, इंडोर भी एयर एलर्जी होती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आउटडोर एयर एलर्जी बेसिकली ओजोन, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेयर है, जिसके बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, सुना होगा, उससे हमें एलर्जी होती है। इसके अलावा बहुत सारे एयर पार्टिकल्स हमारे एयर में देखे जाते हैं, स्मोक से आ सकते हैं, डस्ट से आ सकते हैं, हेज से आ सकते हैं, वो भी हमें एलर्जी पैदा कर सकते हैं। तो इंडोर एयर पोल्यूशन कहाँ देखे जाते हैं, जहाँ पे हाउस होल्ड क्लीनर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आर्टिफिशियल क्लीनर जैसे रूम फ्रेशनर्स है, जिस घर में गैस की जगह स्टोव या वुड यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए, वहाँ भी एलर्जी देखी जाती है। जिस घर में स्मोक ज़्यादा होता है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, इट कुड बी बिकॉज ऑफ अगरबत्ती, कैंडल्स, इसके वजह से भी आपके घर में इंडोर पोल्यूशन बढ़ता है। इसके अलावा घर में आप कोई नया काम कर रहे हैं, जैसे पेंटिंग कर रहे हैं या आप नया फर्नीचर बना रहे हैं, उससे भी इंडोर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ता है। कॉस्मेटिक, परफ्यूम, हेयर स्प्रे, ऑल दिस अगेंस्ट आर कॉजेस ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। इसके अलावा हम जो स्प्रे मॉस्किटोज या कॉकरोचेस को मारने के लिए यूज़ करते हैं, अगेन इट कैन कॉज एयर पोल्यूशन। तो प्रिवेंशन ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपका घर मार्केट एरिया, बिजी हाईवे रोड पे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप उस एरिया में जाते हैं आपको नोज़ कवर करना है। और एज ए इंडिविजुअल मुझे लगता है कि मेरी और आपकी सबकी जवाबदारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को प्लांट करें, पेट्रोल को बचाए, पानी को बचाए, इलेक्ट्रिसिटी को बचाए और से नो टू प्लास्टिक। ये छोटे छोटे काम है, हर इंसान ने थोड़ा थोड़ा काम किया। किसी ने समझो 2 लीटर पेट्रोल 2 लीटर पानी बचाया या आधा लीटर पेट्रोल 8 दिन में बचाया, तो अगर आप साल का कैलकुलेट करेंगे तो आप काफ़ी पैसा भी बचाते हैं और आप अपने देश और अपने आने वाली पीढ़ी को मदद भी कर रहे हैं। इसके अलावा इंडोर एयर पोल्यूशन के लिए घर में स्मोकिंग नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के स्मोक नहीं होना चाहिए, जैसे अगरबत्ती, जैसे मैंने कहा। उसके अलावा घर में आजकल उज्ज्वला गैस कनेक्शन से हर घर में गैस आ चुकी है। अगर जिस घर में गैस कनेक्शन नहीं है तो उन्होंने गैस कनेक्शन लेना चाहिए। उसके अलावा रूम फ्रेशनर, अगरबत्ती ये नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आपके घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है
तो आप उस टाइम पे दूसरे किराए के घर पे या दूसरे घर पे जाकर रह सकते हैं। कॉस्मेटिक, परफ्यूम, स्प्रे आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंडोर एयर पोल्यूशन कम करने के लिए पिछले स्लाइड्स में भी कहा कि आपका घर का वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फूड एलर्जी के बारे में। इंडिया में सबसे ज़्यादा फूड एलर्जी को ही ब्लेम किया जाता है। एक्चुअली फूड एलर्जी होती है, लेकिन जितना हम सोचते हैं इंडियन लोग उतनी नहीं होती है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली ब्लेम एज ऑलरेडी सेड। सम फूड कैन कॉज एलर्जी एज ऑलरेडी सेड। और सबसे इंपॉर्टेंट, फूड से ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स आजकल एलर्जी ज़्यादा क्रिएट करते हैं और हम आजकल उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फूड एलर्जी कौन से चीज़ों से होती है? सबसे ज़्यादा एग, गाय का दूध, काजू, बादाम, सोयाबीन, फिश, गेहूँ से भी, नॉर्थ इंडिया में गेहूँ से भी काफ़ी एलर्जी होती है। उसके अलावा नट्स और शेलफिश, ये कॉमन फूड एलर्जी इंडिया में देखी जाती है। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स, जैसा मैंने कहा कि प्रिजर्वेटिव्स का व्यापार हमारे घर में आजकल काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जैसे चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक फूड, अचार और चाइनीज़ फूड। इस सब चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स काफ़ी डाला जाता है खाना बनाते वक्त। तो इस वजह से भी फूड एलर्जी काफ़ी देखी जाती है बच्चों में। तो हमें क्या करना चाहिए फूड एलर्जी से बचने के लिए? अगर आपको ध्यान में आता है कि ये चीज़ से आपके बच्चों को फूड एलर्जी हो रही है तो उससे बचिए। सबसे सिंपल टेक्निक है और इससे भी अच्छी टेक्निक है कि ओल्ड ट्रेडिशनल फूड को ज़्यादा वापर कीजिए। मैं एक शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि आपके दादा दादी जो खाना खाते थे आज से 40 साल 50 साल पहले, वापस से वही खाना आपके घर के हिसाब से, आपके कल्चर के हिसाब से खाना शुरू कीजिए, तो फूड एलर्जी के प्रॉब्लम अपने आप ही कम होंगे। और इसके अलावा इम्यूनिटी भी काफ़ी अच्छी बढ़ेगी बच्चों की। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स का वापर कम से कम कीजिए। बहुत सारे फूड एलर्जी के बारे में इंडिया में मिसकंसेप्शन है, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें से साइट्रस फूड, हमारे बच्चा खट्टा खाते ही बीमार हो जाता है। एक्चुअली साइंटिफिकली ऐसा पता चलता है कि ये सब चीज़ों से फूड एलर्जी नहीं होती। फिर भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है, फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को खट्टा खाने से ज़्यादा घड़ी घड़ी सर्दी या खांसी होती है तो आप उसको मत खिलाइए। लेकिन जनरली ये मिसकंसेप्शन है, फिर भी अगर आपको लगता है तो मत खिलाइए। हाँ, खट्टा खिलाते वक्त आपको या फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट्स है उसको खिलाते कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। उसको कच्चा खिलाना, रॉ खिलाना है। जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आप वापर रहे, जैसे वेजिटेबल्स में टमाटे होते हैं, फ्रूट जूसेस और सूप्स को अवॉइड करना है। और जब भी फ्रूट जूस अगर बनाते हैं तो उसमें शुगर और सॉल्ट ऐड नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको फ्रिज में रख के नहीं खाना है। मतलब आप अगर संतरा लाते हैं तो बाहर ही बच्चे को खिलाइए, फ्रिज में रख के मत खिलाइए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को इसकी प्रॉब्लम है तो आप मत खिलाइए। क्या केले से सर्दी खांसी ज़्यादा होती है? अगेन इट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। होती है या नहीं होती मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। साइंटिफिक एविडेंस कहता है शायद नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि उससे खाने से आपके बच्चों को एलर्जी होती है तब उसको मत खिलाइए। पर्टिकुलरली कौन से केले से होती है? जिसमें केमिकल डाल के पकाया जाता है। जो खेतों में नेचुरली पकते हैं उससे एलर्जी नहीं होती है। इनफैक्ट उससे एलर्जी कम हो सकती है, क्योंकि विटामिन B6 होता है केले में, जिससे एलर्जी का प्रमाण शरीर में कम होने के चांसेस होते हैं। स्विमिंग से एलर्जी होती है क्या? यस, स्विमिंग से एलर्जी होती है अगर आप उसको ठंडी में स्विमिंग करेंगे। अगर आप समर सीजन में स्विमिंग करते हैं तो उससे एलर्जी नहीं होती है। भावना, इमोशन से भी एलर्जी होती है क्या? यस, एलर्जी हो सकती है। जब आपको गुस्सा आता है, जब आप खुश होते हैं बहुत, तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है। उसी तरह इमोशंस और एलर्जिक प्रॉब्लम का डायरेक्ट संबंध है। तो इससे अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा है, बहुत ज़्यादा उसको एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का डर है, तो उससे उसको एलर्जिक राइनाइटिस के प्रॉब्लम, घड़ी सर्दी या खांसी के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो हाँ, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? ट्रिगर्स के बारे में डिस्कस किया, किस किस चीज़ों से सर्दी खांसी या एलर्जी होती है, ये सब चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस किया। फिर से मैं यहाँ पे एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगा, हर इंसान को हर चीज़ की एलर्जी नहीं होती है। और घर में जैसे अगर उसके मम्मी को खाने की एलर्जी है तो बेटे को खाने की एलर्जी होगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है उसको धूल की एलर्जी हो। इसलिए हर इंसान अलग होता है, ये ध्यान रखना है। अब दूसरा पॉइंट है, इससे बचने के लिए, ट्रिगर से बचना है। अब दूसरा पॉइंट, आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रतिकार रोग शक्ति आपको बढ़ाना है। इसके लिए क्या क्या करना है, ये 5 पॉइंट है। मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूँगा। कौन से खाने को नहीं खाना चाहिए, कौन सा खाना ज़्यादा खाना चाहिए, वैक्सीनेशन, सप्लीमेंटेशन और कुछ एक्सरसाइजेस। तो कौन सी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए? हम इंडियंस काफ़ी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, जैसे चपाती या गेहूँ और जवारी या चावल, ये बहुत ज़्यादा खाते। ये खाना ज़रूरी है, लेकिन इसका प्रमाण थोड़ा कम कीजिए। थोड़ा प्रोटीन का डाइट आप बढ़ा सकते हैं। आजकल हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, इसके वजह से बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है। पैक आइटम्स भी हमारे बच्चे काफ़ी खा रहे हैं, इससे हमारे बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है। और तले वाले फ्राइड आइटम, चाइनीज़ आइटम, ये सब चीज़ों से एलर्जी होती है डायरेक्टली, और इससे इम्यूनिटी भी कम होती है। तो
तो हमें क्या करना है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले 6 महीने तक, फिर से कह रहा हूँ, पहले 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। आपको ऊपर का या और कोई चीज़ आपको देना नहीं है। इसके अलावा बच्चे को खाने में 6 महीने के बाद माँ का दूध थोड़ा थोड़ा कम करके बाहर का थोड़ा थोड़ा खाना आपको शुरू करना है। उसके बारे में मेरा वीडियो ब्रेस्ट फीडिंग और विनिंग, ये दोनों भी वीडियो यूट्यूब यही चैनल पे और फेसबुक पे पॉजिटिव पेरेंटिंग में इसके लेख हमने ऑलरेडी डाले हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे बच्चे 1.5 से 2 साल के होते हैं, माँ का दूध बंद करना है और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और वेजिटेबल्स और फ्रूट सभी का प्रमाण बराबर रखना है और बच्चों को 4 टाइम खिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके, 1 टाइम या 2 टाइम पेट भर के नहीं खिलाना है। इससे बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ती है। कुछ फ्रूट्स या कुछ चीज़ें होती हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ने में काफ़ी फ़ायदा होता है। बादाम, शहद, अदरक, नींबू, तुलसी, हल्दी और आंवला, ये चीज़ों का सेवन आप भी कीजिए और आपके बच्चे को भी कराइए। इससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ने में काफ़ी मदद होती है। बच्चों को क्या क्या घर में और खिला सकते हैं जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ सकती है, उसमें से एक अदरक का थोड़ा पानी जूस बना सकते हैं आप, अनार का जूस बना सकते हैं और 1 चमचा शहद ले सकते हैं। तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है और उसका जूस बना के आप बच्चे को और आप भी सेवन कीजिए। इसके अलावा आप जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसको कपूर से जला के थोड़ा गर्म करना है और उसके छाती पर रब करना है। इससे काफ़ी एलर्जिक प्रॉब्लम में फ़ायदा होता है। इसके अलावा आप 2 अंजीर रात को भिगा के रखें या 2 बादाम या 2 अंजीर भिगा के रखें और सवेरे उठने के बाद बच्चे को उसको खिलाइए। आप लौंग ले सकते हैं, लौंग को पानी में लेके उबाल सकते हैं और उसके बाद वो पानी बच्चे को पिला सकते हैं। सीजनल फूड्स को ज़रूर खाना है और कॉफ़ी पीने से भी एलर्जिक प्रॉब्लम काफ़ी कम होने में मदद होती है। यह सब चीज़ों से फ़ायदा होता है, इससे आपकी बीमारी ख़त्म नहीं होने वाली। ये मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। इसके अलावा बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन लेना चाहिए। इज इम्यूनाइजेशन इज़ नेसेसरी? यस, हर प्रकार के इम्यूनाइजेशन इज़ नेसेसरी। हर प्रकार के वैक्सीन लेना चाहिए, हाँ लेना ही चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में एक कंसेप्शन है कि सिर्फ गवर्नमेंट वैक्सीन ही ज़रूरी है, बाकी के प्राइवेट वैक्सीन पैसे कमाने के लिए थे। ऐसा नहीं है। पिछले 5 साल में गवर्नमेंट ने बहुत सारे वैक्सीन चालू किए, जैसे पेंटावैक, पोलियो इंजेक्शन, रुबेला इंजेक्शन, अब रोटा वायरस चालू किया ये साल से और अगले साल से शायद निमोकोकल भी चालू करने वाले थे। ये सभी वैक्सीन पिछले 20 साल से मार्केट में मिल रहे हैं। इसका मतलब 4-5 साल पहले तो जरूरी नहीं थे क्या? जरूरी थे, शायद गवर्नमेंट्स का इतने फंड्स नहीं थे, इस वजह से वैक्सीन गवर्नमेंट ने अब चालू की। और भी बहुत सारे वैक्सीन गवर्नमेंट अगले 10 साल 15 साल में चालू करेंगे, जो आज ऑलरेडी प्राइवेट सेंटर में मिल रहे हैं। अगर आपके पास पैसे की तकलीफ है तो जो गवर्नमेंट में वैक्सीन मिल रहा है आप गवर्नमेंट में कवर कीजिए और प्राइवेट वैक्सीन को प्राइवेट में लीजिए। बाकी आपकी जैसी इच्छा वैसा कीजिए, लेकिन वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और सभी प्रकार के वैक्सीन बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। लेकिन क्योंकि हम एलर्जिक राइनाइटिस इस बीमारी के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा करता है फ्लू वैक्सीन। अब हो सकता है कि फ्लू वैक्सीन में कोरोना वैक्सीन मिक्स होकर है। फ्लू मतलब जो भी वायरस दुनिया में घूमते हैं हम उसको फ्लू बोलते हैं, उसमें कोरोना भी एक है और 2 या 3 साल बाद वो मिक्स होकर वापस से आना शुरू हो जाए। उसके अलावा निमोकोकल, हिब, डीपीटी और एमएमआर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सर्दी खांसी ऐसी बीमारियों को मदद करता है, बचने के लिए मदद करता है। इसके लिए आपको सप्लीमेंटेशन देना चाहिए एलर्जिक राइनाइटिस में, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, जिंक। अगर बच्चे को खून की कमी तो आयरन, और बच्चे को डीवर्म करना चाहिए। पेट में केशी हो तो उसकी दवा हर 6 महीने को देना चाहिए। च्यवनप्राश का भी बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। अगर आपके बच्चे के ब्लड रिपोर्ट में इस्नोफिलिया है तो उसकी भी ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। इससे आपके बच्चे के एलर्जिक राइनाइटिस में काफ़ी फ़ायदा होता है। अब कुछ एक्सरसाइज करने से भी बहुत फ़ायदा होता है। खेलने से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। बच्चा जो भी प्रकार का खेल खेलना चाहता है ग्राउंड पर उसको खेलने दीजिए, इससे बच्चे की इम्यूनिटी डेफिनेटली बढ़ने वाली है। इसके अलावा कुछ योगा कर सकते हैं आप, अगर आप खुद करेंगे तो बच्चे भी शायद करेंगे। उसमें 4 योगा मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे आपके एलर्जिक राइनाइटिस में फ़ायदा होता है। पहला योगा है कि आप डीप जोर की सांस लीजिए और रुक जाइए इस तरह से, तो इससे आपका जो लंग्स है, नोज़ है, थोड़ा फेरिंग्स है, इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। कपालभाति कर सकते हैं, जैसे सभी को पता है कपालभाति कैसे करना है, वो भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जैसे तो इस तरह से आप एक नाक से सांस लेके दूसरे नाक से छोड़ सकते हैं। भुजंगासन मतलब आपको पेट पे लेटना है और हाथ रख के आपको अपनी गर्दन ऊपर करना है। इसके से भी आपको एलर्जिक राइनाइटिस और योगा से आपको अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस में इसका फ़ायदा देखा जाता है। अब इसके बाद हम ट्रीटमेंट के बारे में आपसे बात करेंगे। इसमें 2 प्रकार की ट्रीटमेंट होती है। ड्यूरिंग एक्यूट प्रॉब्लम आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, आपके पीडियाट्रिशियन से, और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जिसके बारे में आपसे हम डिस्कस करेंगे। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है? 2 प्रकार के होते हैं, ओरल और इंट्रानेजल। ओरल मतलब हम जो मुँह से खाते हैं और इंट्रानेजल मतलब जो हम नाक में दवा मारते हैं। क्यों ज़रूरी होता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट?
तो उसके जो हम शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट लेते हैं उसके लॉन्ग टर्म बॉडी पे इफेक्ट होते हैं। जब हम घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हैं तो बच्चों की स्कूल मिस होती है, बच्चे का डेली रूटीन मिस होता है और वो डिस्टर्ब होता है, और जब डिस्टर्ब वो होता है तो पूरी फैमिली को स्ट्रेस होता है। और ये जो हम इंट्रानेजल या ओरल ट्रीटमेंट लेते हैं उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, और जो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट हम घड़ी घड़ी जाके डॉक्टर से जब दवा लेते उसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट हाई होती है। इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कभी भी बेहतर होती है क्रोनिक डिसऑर्डर में, पर्टिकुलरली एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकाइल अस्थमा, इस तरह के बीमारियों में। तो ओरल मेडिसिन कौन से है ये तो आपके डॉक्टर ही आपको बता पाएंगे। एज के हिसाब से, उसके क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से दवा बदल सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं इतना कहूँगा कि मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है विच इज़ वेरी इफेक्टिव। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और इतना ध्यान रखना है कि जब आप प्रिवेंटिव मेडिसिन ले रहे हैं आपके डॉक्टर के एडवाइस पे, अगर वापस से उसको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है। तो इंट्रानेजल ड्रग्स, ये ड्रग्स हम डायरेक्ट नाक में मारते हैं। इट इज़ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। इसको 2 साल के नीचे के बच्चों को हम दे नहीं सकते। हाँ, जो ओरल मेडिसिन है हम 6 महीने के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। कैन बी यूज इन रिपीटेड प्रॉब्लम। इसके साइड इफ़ेक्ट रेयर होते हैं, और आपको वापस से डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि कौन सा ड्रग लेना है, क्योंकि एक ही प्रकार का इंट्रानेजल स्प्रे नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, और उसकी क्लिनिकल कंडीशन बच्चे की उम्र के हिसाब से वो बदल जाते हैं। तो यूज़ कैसा करना है? सबसे पहले नाक को आपको साफ़ करना है। अगर आपको लगता है कि बच्चे के नाक में थोड़ा सा म्यूकस है तो नाक में जो नेज़ल ड्रॉप होते हैं नॉर्मल सलाइन के, आपको वो डाल के उसको क्लियर करना है। नेज़ल कैप के ऊपर आप जो आपका स्प्रे होता है उसका कैप निकालना है। निकालने के बाद कैनिस्टर को शेक करना है, अच्छे से शेक करना है, और उसको इस तरह से पकड़ना है जैसे आपके थंब पे उसका नीचे का हेड होगा, और उसका जो नोजल होता है वो आपके 2 उंगलियों के बीच में से आगे जाएगा, और बच्चे को कहना है कि थोड़ा सा स्लोली सांस ले, और इस तरह से आपको होल्ड करना है। इसके बाद उसका जो कैनिस्टर है आपको नाक में डालना है। डालने के पहले एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसकी पोजीशन क्या है। बच्चे का पोजीशन बैठ के होना चाहिए, सोकर कभी नहीं देना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जैसे थोड़ा सा मुंडी नीचे करना है आपको, थोड़ा सा मुंडी स्लाइडली नीचे करना है, और उसको बाद नाक के इस हिस्से में, बाहरी हिस्से में आपको मारना है। बीच में जो हड्डी होती है उस पर नहीं मारना है, और जैसे मैंने बताया कैसा पकड़ना है, उसको नीचे से उंगली को दबाना है। जैसे आप इसको स्क्वीज़ करेंगे वो दवा अपने आप नाक के इस हिस्से में जाके लगेगी और वो पूरे नाक में फैल जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि बच्चे को थोड़ी सी छींक आए, कोशिश करना कि आए तो कोई बात नहीं, उसको गले में खराश भी हो सकती देने के बाद, और ये सबसे ज़्यादा कंप्लेन यही होती है। तो बच्चे को पहले से एडवाइस बता देना चाहिए आपको कैसे खराश है, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। बेनिफिट क्या है? इसको डायरेक्टली प्रॉब्लम का एलर्जिक राइनाइटिस का आपके नाक में, तो इसका ट्रीटमेंट डायरेक्ट नाक में दे रहे हैं। इसका इमीडिएट रिस्पांस मिलता है, इसके डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जैसे आप ओरल मेडिसिन कुछ खाते हैं तो दवा पेट में जाती है, और पेट में से फिर उसके नाक में जाती है। तो अगर हमको समझो 10 ग्राम दवा नाक में पहुंचाना है तो पेट में हमको 100 ग्राम दवा डालना होता है। उसके बाद 10 ग्राम नाक में पहुंचेंगी, 10 ग्राम सर में पहुंचेंगी, 10 ग्राम छाती में पहुंचेंगी, 10 ग्राम पैर में पहुंचेंगी। इस तरह से बॉडी में अलग अलग वो दवा का लेवल जाता है। लेकिन हम जब डायरेक्ट नाक में मारते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 10 ग्राम देते हैं, 100 ग्राम नहीं देते। इसलिए लोकल ट्रीटमेंट कभी भी बेहतर होती है। इसके साइड इफेक्ट भी लेस होते हैं, क्योंकि लोकल ट्रीटमेंट में आप एक्स्ट्रा डोजेज नहीं दे रहे। इट इज़ वेरी इफेक्टिव, और लॉन्ग टर्म कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेते हैं तो बच्चा कम बीमार होता है, आपके डॉक्टर के विजिट्स कम हो जाते हैं, और घड़ी घड़ी आपको दवा जो खाना पड़ रहा है वो आपको कम खाना होता है। कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट जो म्यूकस है उसको अगर आप नहीं निकालेंगे तो ड्रग काम नहीं करेगा। उसको सोते वक्त अगर आप ड्रग देंगे तो काम नहीं करेगा। शेक नहीं करेंगे देने के पहले तो काम नहीं करेगा। देने का जोर की छींके मारने लगाएंगे बच्चे को तो काम नहीं करेगा। और उसको एक्सट्रीम टेम्परेचर जैसे ठंडी में या बहुत गर्म जगह रखते हैं तो ड्रग इनइफेक्टिव हो जाएगी और वो काम नहीं करेगा। तो हमें क्या क्या मिथ्स है? सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो हम लोकल ट्रीटमेंट देते किसके साइड इफेक्ट है, ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स को लग सकता है। ऐसा कोई साइड इफेक्ट होते हैं साइड इफेक्ट, लेकिन बहुत कम। और मेरे आज 18 साल की प्रैक्टिस में मैंने आज तक कोई डायरेक्ट साइड इफेक्ट नहीं देखा हूँ। इसके अलावा इसकी आदत पड़ जाएंगी ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है। ऐसी कुछ आदत नहीं पड़ती। ये मेडिसिन हम 3 से 6 महीने बाद खुद ही बंद कर देते। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि ओरल ट्रीटमेंट इज़ बेटर। अगेन जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ओरल ट्रीटमेंट से लोकल ट्रीटमेंट कभी भी अच्छी है और कॉस्ट लेते वक्त थोड़ा सा महंगा लगता है, लेकिन अगर आप 6 महीने का अगर आपने हिसाब रखा हो पिछला और अगले 6 महीने का आप हिसाब रखेंगे तो आप काफ़ी कम पैसा खर्च कर रहे हैं। कब तक देना होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द क्लिनिकल कंडीशन और डॉक्टर की आपके एडवाइस क्या करता है आपके डॉक्टर, उसके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन जब तक एलर्जी सिम्टम्स नहीं कम होते तब तक देना होता है और फिर रिस्पॉन्स इज़ गुड, ऑफ कोर्स वी हैव टू स्टॉप दिस ड्रग। अगर मेरे बच्चे को
इंट्रानेजल स्प्रे लेते हुए या ओरल मेडिसिन लेते हुए वापस से सर्दी खांसी होती है तो क्या करना है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। पर्टिकुलरली डे 1 पे कंसल्ट करना है जब उसका फीवर है, अगर उसका खाना या जिसको इंटेक है वो काफ़ी कम हुआ है, उसकी एक्टिविटी कम हो रही है, खांसी बढ़ रही है, तो आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना है। और जो मेडिसिन डॉक्टर आपको देता है आपको लेना है। उसके बाद भी अगर 2 से 3 दिन में रिस्पॉन्स नहीं होता है तो आपको अपने डॉक्टर से जाके वापस से कंसल्ट करना है। मेरा बच्चा प्रिवेंटिव ड्रग्स पे, फिर भी मेरा बच्चे को क्यों घड़ी घड़ी सर्दी खांसी हो रही है, ऐसे पेरेंट्स हमसे आके पूछते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ट्रिगर्स को आप कंट्रोल नहीं कर रहे। जैसे मैंने कहा कि आपकी ये ट्रीटमेंट 3 पार्ट पे है। ट्रिगर्स जैसा हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया, उसके बाद इम्यूनिटी और तीसरा ड्रग्स। तो ड्रग्स का रोल ड्रग प्ले कर रहा है, लेकिन आप ट्रिगर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे और इम्यूनिटी नहीं बढ़ाएंगे तो बच्चा घड़ी घड़ी बीमार होता है। जैसे हम कहते हैं कि एक नल को लीकेज है, तो ड्रग्स क्या कर रहा है, नीचे गिरे वाले पानी को पहुंच रहा है, उसको सुखा दे रहा है। लेकिन लीकेज बंद करने के लिए मतलब आपको ट्रिगर्स पे कंट्रोल करना उतना ही ज़रूरी है। और ड्रग का कॉम्प्लायंस भी अच्छा होना चाहिए। आप 4 दिन ले रहे, 2 दिन नहीं ले रहे, तो आपका कॉम्प्लायंस आप रेगुलर नहीं ले रहे और इससे आपको रिजल्ट आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसके अलावा प्रॉपर टेक्निक होना चाहिए, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया। ओरल मेडिसिन के लिए तो कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नेजल स्प्रे के लिए आपको टेक्निक लेना जरूरी है। अगर फिर भी ये सब करते हुए भी आपके बच्चों को अगर घड़ी घड़ी सर्दी खांसी हो रही है तो आपको डॉक्टर से चेंज करना है, डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से जाके क्वेश्चन करना है। हो सकता है उसको कोमॉर्बिड कंडीशन होंगी, जैसे टॉन्सिल होंगे, और डॉक्टर हो सकता है आपकी कोई मेडिसिन चेंज कर दे। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों की मेडिसिन बंद कर देते हैं 15 दिन बाद या महीने पर। हम ऐसा काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं। इसका कारण है कि रोज़ मेडिसिन लेना पेरेंट्स को भी बोर होता है और बच्चों को भी बोर होता है। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा ठीक है, अब क्या ज़रूरत है मेडिसिन की, या उनकी गलत ख्याल है, क्योंकि हमें प्रिवेंटिव मेडिसिन है, आपकी ट्रीटमेंट की मेडिसिन नहीं है। और बहुत सारे सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर इंडिया में होते हैं, जैसे पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी उसको अपोज करते हैं, इसलिए पेरेंट्स उसको बंद करते हैं। व्हाट विल हैपन, अगर मैं बच्चे का मेडिसिन डॉक्टर ने आपको लिख के दिया प्रिवेंटिव मेडिसिन और मैं बीच में बंद करा दूँ तो उसका जो बेनिफिट है आपको नहीं मिलेगा और हो सकता है कि वापस से सिम्टम्स चालू हो जाए। अगर सिम्टम ज़्यादा है तो ज़्यादा मेडिसिन लगेगी और वापस से प्रिवेंटिव मेडिसिन जैसे ओरल ड्रग्स या स्प्रे अगर हम वापस से शुरू करते तो हमें हायर डोजेस देने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्यूट प्रॉब्लम आया तो हमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको खुद के पुराने डॉक्टर की चिट्ठी से मेडिसिन कभी नहीं वापरना है। वो मेडिसिन से आपको नुकसान कर सकती है, क्योंकि हर सर्दी खांसी एलर्जिक राइनाइटिस नहीं होती है, वो अलग अलग प्रकार की बीमारी भी हो सकती है और अलग अलग कारण हो सकते हैं और उसके अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपके बच्चों को प्रॉब्लम आता है एक्यूट तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कोई भी मेडिकल शॉप से जाके मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, ये कानूनी आपको पर केस हो सकता है। और इसके अलावा भी पुराने अगर दवा वापरते हैं तो आप अपने बच्चे को रिस्क पे डालते हैं। इसके अलावा मैंने मेरे एलर्जिक राइनाइटिस के ऊपर आपसे काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हूँ। इसके अलावा हम काम करते हैं टीनेजर्स के ऊपर। टीनेजर्स मतलब जो बच्चे 13 साल से 21 साल के बीच में होते हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनके सक्सेस के बारे में, उनको जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में हमने काफ़ी काम किया है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा पेरेंटिंग पे हम काम करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उस दिन से लेकर 18 से 21 साल तक बच्चा जब होता है तो पेरेंट्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके ऊपर हमने काफ़ी लेक्स, काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट, पहले 5 साल में बच्चों का ब्रेन कैसा डेवलप करना चाहिए उसके ऊपर भी हम काफ़ी काम करते हैं, उसका फ़ायदा हमसे ले सकते हैं। तो फ़ायदे लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बुक्स है हमारे हसत खेलत बाल विकास 2 से 6 साल के बच्चों के लिए, बाल संस्कार 6 से 13 साल के बच्चों के लिए, और सीडीज़ है चर्चा मम्मी पापा की 6 से 13 साल और 13 से 18 साल के पेरेंट्स के लिए। इसमें पेरेंट्स के लिए सीडी है, बच्चों के लिए नहीं। इसके अलावा अगर आप वो नहीं देखना चाहते तो आप हमारे सोशल मीडिया सेक्टर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इतने सारे सेक्टर आपके सामने दिख रहे हैं, आप जिसको चाहे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है व्हाट्सअप, ये नंबर दिख रहा है और वो नंबर पे आप मैसेज भेज दीजिए ज्वाइन मी, तो हम आपको एक लिंक भेज देंगे तो आप ज्वाइन कर सकेंगे। इसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस और लेख है, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं और उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और भी वेबसाइट्स है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ब्लॉगर्स है, आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको जो चाहे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। हम बच्चों के बीमारी के अलावा बच्चों की काउंसलिंग भी करते, पर्टिकुलरली पेरेंट्स की काउंसलिंग करते। जैसे कुछ बच्चा बहुत सताता है, कुछ बच्चे सुनते नहीं हैं, कुछ बच्चे बहुत एरोगेंट होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं करते, तो कुछ बच्चों के मार्क्स कम आ रहे होते हैं। आजकल एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया, मोबाइल एडिक्शन, टेलीविज़न, कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस कम होता है। ऐसे बच्चों के लिए
बच्चों के पेरेंट्स की हम काउंसलिंग करते। अगर बस 12 साल के नीचे का बच्चा है तो हम सिर्फ पेरेंट्स की काउंसलिंग करते। अगर 12 साल के ऊपर का बच्चा है तो पेरेंट्स और बच्चों की हम दोनों की मिलकर काउंसलिंग करते। इसके अलावा बच्चों की स्पेशल काउंसलिंग करते, पर्टिकुलर टीनेजर्स की, जिनको टीनेजर्स प्रॉब्लम आ सकते, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, मार्क्स कम हो रहे होते, सिली मिस्टेक होते हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम का डर होता है, एग्ज़ाम जैसे जैसे आते हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, एग्ज़ाम की एंजाइटी आती है, और उनकी और उनके पेरेंट्स के अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो हम सिर्फ बच्चों की भी काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, जैसे बच्चों देर से चल रहा है, देर से बोल रहा है, कुछ बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, एक जगह बैठ नहीं सकते, 2.5-3-4 साल के बच्चे, कुछ बच्चे बहुत शाय होते हैं, उनका स्पीच लेट होता है, कुछ बच्चों को रीडिंग राइटिंग के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे बी को डी लिख देते हैं, 6 को 9 लिख देते हैं, और कुछ बच्चे स्लो सीखते हैं, जैसे जो बच्चा 4 साल की उम्र में सीखना चाहिए वो बच्चा 7 साल की उम्र में सीखता है। ऐसे बच्चों की भी हम काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं, या मेरा ये नंबर है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, इसके ऊपर आप मैसेज भेजिए तो हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी आपके साथ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हो सकता है मतलब मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो का आपको बहुत फ़ायदा होगा। एलर्जिक राइनाइटिस में आपके बच्चे के घड़ी घड़ी सर्दी खांसी के प्रॉब्लम है। मेरे अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप उसको ज़रूर लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए